मनीषा जी का बहुत भव्य स्वागत, आप लोग तहे दिल से स्वागत। आप आई हैं, बहुत अच्छा है। आज का विषय जो है हम लोगों का है प्रश्न कुंडली। तो प्रश्न कुंडली का मतलब जो है हमको और आपको तो समझ में आता है, लेकिन जो सामान्य जनता है उसको लगता है कि ये कौन सी कुंडली है, जो कि जन्म कुंडली तो हम लोगों ने सुना है, नेटल हॉरोस्कोप। ये प्रश्न कुंडली आखिर इसकी ज़रूरत क्यों है, इसकी ज़रूरत क्यों है? और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में प्रश्न कुंडली जैसा कुछ है नहीं। तो आप थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए कि प्रश्न कुंडली आखिर क्या है और क्यों उसकी ज़रूरत होती है। जी, सबसे पहले तो प्रश्न कुंडली से आप समझ सकते हैं कि प्रश्न से रिलेटेड कुंडली। हमारे पास कई बार ऐसे लोग आते हैं जिनके पास अपना बर्थ चार्ट नहीं होता, या कई बार कई लोग किसी क्वेश्चन को लेके बहुत परेशान होते हैं। उनको एक क्वेश्चन का आंसर बहुत डीपली चाहिए होता है कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम क्या उत्तर पा सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारी जन्म कुंडली से हम बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं निकाल पाते। तो उस केस में प्रश्न कुंडली बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है। अब सपोज आपके पास कोई आया और उसके पास अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो जिस समय पर वो आया उस समय का आप टाइम लेके, उस डेट को लेके जिस दिन वो आया और जिस जगह पे आप हैं, जैसे कि आप मान लीजिए गुड़गांव में हैं, तो उस गुड़गांव सिटी को आप लेकर जो उस समय का चार्ट बनेगा वो उसके जन्म कुंडली के रूप में भी आप स्टडी कर सकते हैं। ये बहुत पावरफुल टेक्निक है, तो वो उसके लिए वैलिड होगी। और सेकेंडली उस समय का जो चार्ट बनेगा उस समय आप देख सकते हैं कि उसका लग्न लॉर्ड जो भी उस समय राइजिंग साइन होगा वो कहाँ पर बैठा है, तो उससे रिलेटेड आप बता सकते हैं कि उसके क्या क्वेश्चंस हैं। तो प्रश्न कुंडली आपके मन में जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली क्वेश्चन होता है, सिंसियर क्वेश्चन होता है, इसमें इंटेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो उसको लेके जो आपका क्वेश्चन का चार्ट बनता है उससे आप उसका आंसर निकाल के उसको एक्यूरेटली बता सकते हैं कि आपके इस प्रश्न का उत्तर ये है। और कई बार एक से अधिक क्वेश्चंस के भी आंसर्स हम प्रश्न कुंडली से दे सकते हैं। एक बार यहाँ विराम लेंगे। कुछ लोगों का ये है कि आप एक समय पे एक ही प्रश्न का जवाब दे सकते हैं और उसके बाद वो प्रश्न कुंडली वैलिड नहीं है। तो इससे आपकी सहमति है? जी, ऐसा है कि एक क्वेश्चन का आंसर तो आप डेफिनेटली दे सकते हैं, पर कई बार कई लोगों को उससे रिलेटेड या कई बार डिफरेंट क्वेश्चंस भी उनके माइंड में होते हैं। तो उस केस में आप सेकंड क्वेश्चन के लिए आप चंद्र कुंडली का प्रयोग कर सकते हैं। जहां पर भी आपके चार्ट में चंद्रमा है उसको आप लग्नावत कर दीजिए, पूरा चार्ट घूम जाएगा, तो उससे आप उसके सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो मतलब दूसरे प्रश्न का जवाब चंद्रमा से पूछा जा सकता है, तीसरे का आप सूर्य से दे सकते हैं। हाँ। और चौथे का आप जहाँ पर आपका गुरु है उसको लग्नावत करके पूरा चार्ट घूम जाएगा, हाँ। उससे आप दे सकते हैं। फिर पांचवें, छठे, सातवें क्वेश्चन का भी आंसर दिया जा सकता है। शुक्र, बुध और शनि, इन तीनों में से जो भी बली है उसको लग्नावत करके आप चार्ट से बता सकते हैं। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो ये मतलब ये जो ट्रेडिशनल थॉट है कि एक बार में एक प्रश्न कुंडली से एक ही प्रश्न पूछा जा सकता है, वो नहीं, ऐसे करके आप कर सकते हैं। जी, इससे भी आप देख सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि मान लीजिए कि किसी का ये तो हुआ कि अगर किसी के पास, जिसको हम लोगों ने नष्ट जातकम में सुना है, नष्ट जातक, अगर आपका जातक आपके पास नहीं है, कुंडली आपके पास नहीं है, खो गई है, तब के लिए ये ठीक है। लेकिन क्या हम प्रश्न कुंडली को ऐसा भी समझ सकते हैं कि वो किसी भी समय वो वैलिड है? वो एक मतलब वो कुछ लोग तो कहते हैं कि जन्म कुंडली से ज्यादा करेक्ट होती है वो। जी हाँ, करेक्ट बिल्कुल होती है। ऐसा बोला जाता है कि जो प्रश्न कुंडली होती है, यदि आप केवल प्रश्न कुंडली के लिए ही आए हैं तो +-3 ईयर्स तक ये वैलिड होती है। अच्छा, हाँ, अब से लेकर आगे के 3 साल और पीछे के 3 साल के लिए वो चीज वैलिड होती है, तो उसमें आपको आंसर्स मिल जाते हैं। तो ये आपने कहाँ से सीखा है? मतलब किसी स्पेसिफिक आप रिकमेंड करेंगे कोई, जैसे प्रश्न मार्ग किताब है? देखिए, मैंने इसके लिए मेरे जो गुरुजी थे जिनसे मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी थी, कुछ मैंने उनसे सीखा। हाँ। उसके बाद मेरी सेल्फ स्टडी बहुत है, इसमें मैंने काफ़ी सारी किताबें पढ़ी। प्रश्न मार्ग बहुत अच्छी किताब है जिसको आप पढ़ सकते हैं। फिर दीपक कपूर जी की बुक्स हैं, वो भी बहुत अच्छी हैं। उसके अलावा और भी 1-2 ऑथर्स हैं, उनकी बुक से मैंने पढ़ा है। तो जो साउथ इंडिया में ट्रेडिशन है वो प्रश्न कुंडली के अलावा कुछ वो और ढंग से भी पूछते हैं, प्रश्न मालिका करके कुछ करते हैं, जहाँ पे वो 12
विभिन्न कलर्स के वो गोटियां ले लेते हैं, उससे भी उसको प्रश्न कुंडली बनाते हैं। तो उसके बारे में आपको कुछ मालूम है? जी नहीं, मैं उसके बारे में नहीं जानती हूँ। हाँ। मगर प्रश्न कुंडली एक तो आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से स्टडी करते हैं, जिसमें ताजिक के भी कॉम्बिनेशन होते हैं, मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में। ये ताजिक बहुत और एक केपी एस्ट्रोलॉजी वालों का भी प्रश्न चार्ट होता है, उसको स्टडी करने का डिफरेंट टेक्निक है, वो मैं नहीं करती हूँ। मैं प्रॉपर जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी की टेक्निक है जिसमें ताजिक यूज होता है उससे यूज करती हूँ। तो इसमें कुछ ताजिक अलग से, मतलब वो तो ताजिक एस्ट्रोलॉजी इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन एस्ट्रोलॉजी, वो तो बाहर से आई है जी। तो उसका दृष्टियों का भी भेद है क्या? जी हाँ, ताजिक एस्ट्रोलॉजी क्या है कि बेसिकली इसमें आप लग्न के लॉर्ड जो है, लग्न का जो स्वामी है, उसको बहुत ज्यादा प्राथमिकता देते हैं और चंद्रमा को भी देते हैं। अब ताजिक में कुछ योग होते हैं, दो बहुत महत्वपूर्ण योग हैं, इष्ठाल योग और एक इशराफ योग। इष्ठाल योग भी अपने आप में बहुत किस्म का होता है, 5-6 किस्म का होता है इष्ठाल योग। तो उससे जो कोई योग बन रहा हो आपके लग्न लॉर्ड का, और जिस भी भाव, कार्येश बोलते हैं, जिस भाव के स्वामी के साथ भी आपके लग्न लॉर्ड का योग बन रहा है, तो आपकी वो चीज जरूर पूर्ति होगी। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपका लग्न लॉर्ड आपके कुंडली के चौथे भाव का जो भी स्वामी है उसके साथ इष्ठाल योग बना रहा है। तो कई बार लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है कि क्या मुझे प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं। प्रॉपर्टी का तो 4th हाउस प्रॉपर्टी का है, तो वहां पर इष्ठाल योग यदि बन रहा है तो आप कह सकते हैं कि आपको ये चीज डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि ये योग जो है डेफिनेशन को डेफिनेटली दिखाता है कि कोई चीज आपको पहले तो मिलेगी। ये सरलीकृत तरीके से बताइए कि वो कौन तेज चल रहा है, कौन मंद गति से चल रहा है, ये चाल योग होता कैसे है? देखो, बहुत से लोगों को क्लियर नहीं है। जी हाँ, इष्ठाल योग में क्या होता है कि प्लैनेट्स की स्पीड होती है। जैसे चंद्रमा सबसे तेज गति का प्लैनेट है, उसके बाद बुध आ जाता है, उसके बाद शुक्र आ जाता है, फिर सूर्य आता है, फिर मंगल आता है, फिर गुरु आता है, फिर शनि। इनकी इस तरह से क्रोनोलॉजिकल स्पीड है। सबसे धीमी गति का जो प्लैनेट है वो है शनि। उसके बाद इनकी दीप्तांशा रेंज होती है। दीप्तमांशा रेंज जो होती है वो जैसे सूर्य की 15 है, चंद्रमा की 12 है, मंगल की 8 है, शुक्र और बुध की 7 है, और शनि और गुरु की 9 है। तो ये सबकी दीप्तमांशा रेंज है। आप क्या करते हैं, जब भी दो ग्रहों का इष्ठाल योग निकालना होता है तो दीप्तांशा रेंज उन दो ग्रहों की आप नोट कर लीजिए, उसका टोटल करके 2 से आप भाग कर दीजिए। जो भी आपका उस समय नंबर आएगा, जैसे कि मान लीजिए गुरु और शनि का आप निकाल रहे हैं, इनका योग बन रहा है, आपका लगन का स्वामी गुरु है, चतुर्थ भाव का स्वामी, हाँ, अगर आपके मान लीजिए 2nd हाउस का लॉर्ड या 3rd हाउस का लॉर्ड यहाँ पर शनि है, तो इन दोनों का इष्ठाल योग बन रहा है। शनि डिग्रीज में आगे होना चाहिए, इसका ये भी क्राइटेरिया है कि जो धीमी गति का प्लैनेट है वो डिग्रीज में आगे होना चाहिए। ये पॉइंट जरूरी है। हाँ, ये जरूरी है। और दूसरी चीज जो है, इनकी आपस में दृष्टि संबंध होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों में दृष्टि संबंध भी होना चाहिए। हाँ, जैसे कि दृष्टि संबंध भी 4 किस्म के होते हैं। पहली होती है कि चौथी और 10वीं दृष्टि, यानी कि दोनों प्लैनेट एक दूसरे से या तो 4 घर दूर हैं, एक तरफ से 4 घर दूर आएंगे, दूसरी तरफ से 10 घर दूर आएंगे, या फिर आपस में वो 3 और 11 घर दूर हैं। एक तरफ से 3 घर दूर हैं, दूसरी तरफ से काउंट करोगे तो 11 घर। ये आप ताजिक के हिसाब से बता रहे हैं? हाँ, हाँ, है ना, ये ताजिक के हिसाब। ये भी प्रश्न में यूज होता है। हाँ। या फिर वो एक दूसरे से 5 और 9 घर दूर हैं, यानी कि त्रिकोण का फासला है, या फिर एक दूसरे के साथ बैठे हैं, या एक दूसरे से 7 घर दूर हैं। अब ये जो दृष्टियां हैं ये 2 तरह की हैं। 3, 11 और 5, 9 की जो दृष्टि है यह शो करती है कि काम आसानी से बन जाएगा। अगर आपस में वो 4, 10 बैठे हैं या एक साथ बैठे हैं, मतलब समसप्तम बैठे हैं, तब आपका काम मुश्किलों से होगा, मगर हो जाएगा यदि उनकी आपस में दीप्तांशा रेंज के एवरेज के अंदर उनका डिफरेंस है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, दीप्तांशा रेंज का पहले एवरेज निकालो। शनि है आपका 9 डिग्री और गुरु भी 9 है, तो इनका एवरेज भी 9 ही आएगा। तो अब आपकी जो प्रश्न कुंडली है उसमें भी उनका जो है आपस में जो फासला है वो 9 डिग्री के अंदर ही होना चाहिए। अच्छा। हाँ, मान लीजिए शनि आपका 25 डिग्री है और गुरु 20 डिग्री है, और आपस में वो 3, 11 बैठे हैं, तो उनका अगर आप अंतर निकालेंगे तो 5 डिग्री आएगा। तो ये दीप्तांशा रेंज के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर योग बन रहा है और आपका कार्य डेफिनेटली सिद्ध होगा। तो ये इत्साल हुआ। हाँ, ये इष्ठाल योग हुआ। और इसमें भी वर्तमान इष्ठाल होता है, एक होता है कि पूर्ण इष्ठाल। यदि उनके बीच में डिग्री का फासला बिल्कुल 1 डिग्री के अंदर होता है, 1 डिग्री के अंदर, तो काम आपका इमीडिएटली बन जाएगा।
और कई बार होता है कि भविष्यात इष्ठाल, यानी कि भविष्य में इष्ठाल बन जाएगा। उसमें क्या होता है कि अगर आपका फास्ट मूविंग प्लैनेट और स्लो मूविंग प्लैनेट जो है, जैसे कि मान लीजिए चंद्रमा है आपका 29 डिग्रीज का, और आपका शनि मान लीजिए बैठा हुआ है 10 डिग्री का, तो यहाँ पर बैठे तो 4 घर दूर हैं मगर उनके डिग्रीज नहीं ठीक बैठ पा रही। तो यहाँ पर जैसे ही चंद्रमा अगली राशि में जाएगा, क्योंकि चंद्रमा तो 2.25 दिन में राशि बदल देता है, तो वो यहाँ पर भविष्य में इष्ठाल बनने का योग बन जाता है, क्योंकि चंद्रमा 1 दिन के अंदर अगली राशि में जाकर उनके भाव दृष्टि संबंध बन जाएगा, तो वहां से आपका काम बन। तो चंद्रमा का तो जब भी होगा थोड़ा, वो तो 2.25 दिन में पहुंच ही जाएगा वहां तक। हाँ, उतनी स्पीड है, तो भविष्य वाला साल तो बहुत बनता होगा। हाँ, वो तभी लेना है जब चंद्रमा ऑलमोस्ट लास्ट डिग्री पे आया हुआ है, लेटर डिग्रीज पे है, क्योंकि वही एक प्लेनेट है कि वो बहुत फास्ट मूविंग है। यहाँ पर देखो, शनि से जो भी स्लो मूविंग प्लेनेट है उन सबको आप ले सकते हैं। सभी प्लेनेट शनि से तो स्लो मूविंग ही हैं, यदि वो एंड पॉइंट डिग्री पे हैं, 29 के आसपास हैं। हाँ। मगर उनके बीच में भाव का संबंध नहीं बन रहा है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब वो प्लेनेट अगली राशि में जाएगा तब वहां पर संबंध बन जाएगा उनका डिग्री का। तो इत्तिसाल के लिए जरूरी नहीं कि चंद्रमा ही हो, हाँ, ऐसा कोई नहीं, कोई भी ले सकते हैं। एनी प्लैनेट्स व्हिच इज गोइंग टू टच द दीप्तमांस इन फ्यूचर, ये तो फ्यूचर इत्तिसाल बन रहा है। हाँ जी, हाँ जी, तो इस तरह से आप ले सकते हैं। तो कहने का मतलब जो इशराफ योग है वो क्या है? इशराफ योग में क्या होता है कि जो स्लो मूविंग प्लैनेट होता है उसकी डिग्री आगे की बजाय पीछे होती है। ठीक है, अच्छा। जैसे कि मान लीजिए, आसान एग्जांपल देती हूँ। शनि सबसे स्लो मूविंग है, उसकी डिग्री मान लीजिए 10 डिग्री है। ठीक है, और जो फास्ट मूविंग प्लैनेट है उसकी डिग्री 20 है। तो फास्ट मूविंग तो आगे निकल जाएगा, हाँ। उनका योग ही नहीं बन पाएगा। तो ये इशराफ है। इशराफ योग में स्लो मूविंग की जो डिग्रीज होती हैं वो पीछे रह जाती हैं, कम होती हैं फास्ट मूविंग हाँ, से। तो होगी। तो फास्ट मूविंग से उसकी डिग्रीज कम होंगी, तो यहाँ पर योग नहीं बनेगा, और इशराफ से कहते हैं कि आपका काम नहीं बनेगा। यहाँ फिर इशराफ योग ये भी शो करता है कि वो घटना ऑलरेडी घट चुकी है, अच्छा, पहले घट चुकी है, तभी इशराफ योग आ रहा है। यहाँ तो वो डिनायल शो करता है, यहाँ शो करता है कि ये काम ऑलरेडी हो चुका है। तो इसका मतलब फ्यूचरिस्टिक खाली इत्तिसाल योग है। हाँ इत्तिसाल योग ही फ्यूचरिस्टिक है जी, हाँ। तो फिर इशराफ देखने का फायदा क्या? अगर हो गया वो काम तो नहीं, कई बार क्या होता है कि आपका क्वेश्चन होता है कि ये जो है जीवित रहेगा या नहीं, या मेरा ये काम बनेगा या नहीं, तो आप ये कह सकते हैं कि ये काम नहीं बनेगा। अच्छा, तो यहाँ तो नेगेटिव बेस्ड अपॉन द क्वेश्चन, यहाँ तो वो आंसर नेगेटिव में शो करता है, क्योंकि योग तो बन रहे होते हैं, डिग्रीज हमारे कंट्रोल में नहीं है। उस समय हम नहीं जानते कि प्लैनेट्स की क्या डिग्री है, हमको बस रूल्स पता होने चाहिए। अच्छा, जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं लोग, एक बार हमने किसी पंडित जी के यहाँ गए तो वो बताने लगे कि ये नक्षत्रों को जो है अंधलोचन नक्षत्र है या मध्यलोचन नक्षत्र है, चीजों को खोने का, कोई किसी की चीज खो गई वो मिलेगी नहीं, और किस दिशा में मिलेगी। जी हाँ, इसको कैसे करते हैं? देखो, नक्षत्रों से करते हैं? नहीं, हम इसको नॉर्मल ग्रहों से ही देखते हैं। हाँ। जैसे कि आपका जो लग्न है वो आपकी खोई हुई चीज को बताता है। लग्न खोई हुई चीज को बताता हाँ, है। लग्न को आप बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। तो जो आपकी कोई चीज गुमी हुई है उसके लिए लग्न को आप खोई हुई चीज ले सकते हैं, और जो 7th हाउस है वहां पर आप चोर को ले सकते हैं। कि अब कई बार क्या होता है कि चीजें चोरी नहीं हुई होती, मिसप्लेस ही हुई होती हैं। हाँ। तो यदि आपके दूसरे और 12वें भाव का संबंध आपके 6ठे और 8वें भाव के साथ बन रहा है, तो चीज आपकी जो है डेफिनेटली चोरी हुई है, ये भी एक रूल है। हाँ। और यदि आपके लगन का संबंध आपके 7th भाव के साथ बन जाए तो चीज आपको डेफिनेटली मिल जाएगी, क्योंकि लगन चीज है और 7th भाव उसको मिलने का। हाँ, तो अगर इस तरह से है तो आपको चीज मिल जाएगी। 3rd हाउस और 9th हाउस ये शो करता है कि चोर कहाँ पर गया है। 3rd हाउस मूवमेंट शो करता है चोर की, 9th हाउस भी मूवमेंट शो करता है। 4th हाउस छोटा मूवमेंट, शॉर्ट डिस्टेंसेस, और 9th हाउस लॉन्ग डिस्टेंसेस, लेके भाग गया विदेश, तो 9th हाउस। अब जो आपका 4th हाउस है वो शो करता है कि चीज कहाँ पर मिलेगी, चीज कहाँ रखी हुई है। अच्छा, तो यदि आपको देखना है कि वो चीज कहाँ मिलेगी तो आप 4th हाउस को देखिए।
4th हाउस में अगर शुभ ग्रह हैं तो आपको शो कर रहा है कि आपको चीज़ मिल जाएगी। 4th हाउस का स्वामी कहाँ गया हुआ है, किस राशि में गया हुआ है, तो वो आपको आइडिया दे देगा कि ये चीज़ इस जगह पर आप ढूंढ सकते हैं। उस जगह का नाम कैसे पता चलेगा? देखो अभी रिसेंटली मेरे पास ऐसा ही, मेरी एक बहुत एक्सपेंसिव रिंग मिसप्लेस हो गई थी, मुझे मिल नहीं रही थी, तो मुझे लगा चोरी हो गई है। तो मैंने प्रश्न कुंडली बनाई, लग्न और जो 7th हाउस था उसका स्वामी वो 11वें भाव में एक साथ बैठे थे। डिग्री संबंध नहीं बन रहा था, मगर 11th हाउस रिकवरी का होता है, तो मुझे ये समझ में आ रहा था कि रिकवरी तो हो जाएगी। और उसके बाद जब मैंने थोड़ी देर सब जगह ढूंढ ली, मुझे नहीं मिला, तो सडनली मेरे माइंड में क्लिक किया कि किसी पॉकेट में मुझे देखना चाहिए, तो वहाँ पर मुझे मिल गया। तो यहाँ पर रिकवरी के भाव में दोनों बैठे हुए थे तो चीज़ मिल गई, ठीक है। तो 4th हाउस का भी संबंध यहाँ पर मेरा बन रहा था लग्न के साथ। 4th हाउस का संबंध लग्न के साथ बन रहा था और वो 11वें भाव में बैठे हुए थे। अब क्या होता है कि वहाँ पर राशियों से पता चलता है कि वहाँ पर कौन सी राशि है, तो वो बताएगी कि आपकी चीज़ इस समय ज़मीन पे पड़ी हुई है, हवा में है या बह चुकी है पानी में, तो वो राशियों से भी आप देख सकते हैं कि 4th हाउस में कौन सी राशि है। तो 4th हाउस की राशि से ये पता चल जाएगा कि अगर मान लो अर्थ साइन मिल गया तो ये कहेंगे कि जमीन में है। जी हाँ। वाटर साइन मिल गया तो ये कहेंगे पानी के पास है, कहीं पानी के पास है। फायर साइन मिल गया तो फायर प्लेस के आसपास आप ढूंढ सकते हैं, इस तरह से। वेरी गुड। तो इसमें जो हम लोग तो अक्सर ज़्यादातर लोग यही पूछते हैं कि हमारा सामान मिलेगा कहाँ, किस दिशा में मिलेगा। दिशा कैसे निर्धारित होगी? राशि से ही, राशि से भी पता चल जाती है। उस भाव का स्वामी जो है, 4th हाउस के भाव का स्वामी, वो कहाँ पर गया हुआ है, वो कौन सा ग्रह है, वहाँ से हम दिशाएं देखते हैं। जैसे कि 1, 5 और 9 जो साइंस हैं, ये ईस्ट डायरेक्शन हैं। अगर 4th हाउस में 1, 5, 9 है तो ईस्ट डायरेक्शन है। फिर 2, 6 और 10 जो हैं वो साउथ डायरेक्शन है। फिर 3, 7, 11 जो है वो वेस्ट डायरेक्शन है। 4, 8 और 12 हैं जो साइंस, वो नॉर्थ डायरेक्शन है। तो यहाँ से, और प्लैनेट्स की भी डायरेक्शंस होती हैं। जैसे कि जो लग्न है आपका, वो आपका मून है, ठीक है। मून यानी कि आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है। गुरु जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं। साउथ है तो आपका मंगल है, और वेस्ट है तो शनि है, ईस्ट है तो सूर्य है। इस तरह से प्लैनेट्स की डायरेक्शन। तो दोनों में कौन डोमिनेट करता है? मतलब राशि मान लीजिए कि दिखा रही है कि वेस्ट डायरेक्शन, और जो प्लैनेट दिखा रहा है ईस्ट, तब क्या करेंगे? देखो आपको मेन जो देखना है कि आपका प्लैनेट कहाँ पर गया हुआ है, ठीक है। आपका 4th हाउस का लॉर्ड जहाँ पर है, उस चीज को आपको ज्यादा प्राथमिकता देनी है कि वो किस राशि में, माने लॉर्ड को, हाँ, वो किस राशि में बैठा हुआ है, तो वहां पर आप उसको ढूंढिए। अच्छा, ये तो बड़ी एक विचित्र बात है कि हम लोग जो है इसमें राशि को डोमिनेंस नहीं दे रहे हैं, जबकि ज्यादातर राशि आधारित होता है। ये हमको जो जहाँ पे वो लॉर्ड बैठा, वो किस राशि में बैठा, वही तो आपको देखना है ना कि आपकी जो चीज है वो कहाँ पर गई है, किस डायरेक्शन में गई है, उस डायरेक्शन को आपको प्राथमिकता देनी है। 4th हाउस से ज्यादा 4th लॉर्ड को डायरेक्शन देनी है कि वो कहाँ पर बैठा हुआ है, चीज कहाँ पर आपकी गई हुई है, इसलिए। अच्छा, अब मान लीजिए किसी को आप सिखा रही हैं, मान लीजिए ये लड़की है, इसको सिखा रही हैं आप जो है कि प्रश्न कुंडली ये है, तो ये प्रश्न उठता है कि क्या ट्रांजिट चार्ट भी प्रश्न कुंडली नहीं है? नहीं, देखो ट्रांजिट चार्ट अलग चीज है। प्रश्न कुंडली ट्रांजिट चार्ट को ही कहते हैं कि मतलब कि जैसे आपने मुझसे अभी कुछ प्रश्न पूछा, तो इस समय जो भी ग्रहों का गोचर है, ग्रहों का ट्रांजिट है, तो वो मेरा इस समय जो भी राइजिंग लग्न होगा उसके हिसाब से प्लैनेट जहाँ पर भी बैठे तो प्रश्न कुंडली ट्रांजिट चार्ट है उस समय का ट्रांजिट चार्ट कहा जा सकता है ना? उस डेट का, उस जगह का ट्रांजिट चार्ट प्रश्न कुंडली है। अच्छा, और एक जो हमारे गांव देहात में पंडित होते हैं, वो लोग क्या निकालते हैं, बड़ा सही तरीका कि वो लोग प्रश्न कुंडली निकाले, ट्रांजिट चार्ट निकालते हैं वो लोग, और उसके बाद लग्न में जो राशि है, जो उसी के आधार पर बता देते हैं कि अगर स्थिर राशि है दूसरा। मैं आपको बताती हूँ। देखो अगर आपके लग्न में, देखो पहले तो आपको देखना है कि कौन सी राशि उदय हो रही है। 3 तरह की होती हैं, शीर्ष उदय राशियां होती हैं, जैसे कि 5, 6, 7, 8, 3, 11, ये शीर्ष उदय साइन है। ये अगर आपके लग्न में राइज हो रहे हैं
तो ये शो करते हैं कि सक्सेस मिलेगी, आपका जो भी काम है उसमें सफलता का योग बन रहा है। पहला तो शॉर्टकट मेथड है। अगर आपका पृष्ठोदय है, जो पीछे से शुरू होने वाली राशियां, जैसे 1, 2, 4, 9, 10, ये पृष्ठोदय राशियां पीछे से शुरू करती हैं, तो ये डिलेज दिखाती हैं, कई बार सक्सेस नहीं दिखाती हैं। तो ये आपको पहला इंडिकेशन तो यहीं से मिल जाएगा। एक होती है उबोधय, यानी कि 12 नंबर मीन साइन अगर राइज हो रहा है तो वो आगे से भी राइज हो सकती है, पीछे से भी, तो उसमें आप दोनों चीजें ले सकते हैं। वहां पर आप डिग्री को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डिग्रियों का महत्व भी बहुत होता है, कौन सी राशि राइज हो रही है उसका भी, और 15 डिग्री तक है कि उससे ज्यादा है, ये सब भी तो देखते हैं ना। हाँ देखो, अब यहाँ पर प्लैनेट्स को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया। जैसे कि जो आपकी चर राशियां, अब ये तो शीर्षोदय वो अलग है, अब चर राशियां हैं और स्थिर राशियां हैं और द्विस्वभाव हैं। चर राशियां मतलब कि 1, 4, 7, 10 ये चर राशियां हैं, यानी कि मूवेबल साइंस, मूवमेंट शो करते हैं। अब अगर आपका क्वेश्चन है हेल्थ से रिलेटेड और आपके लगन में चर राशि आ गई, तो इसका मतलब है कि जो चीज है उसमें कुछ चेंज आने का, या तो इंसान की ठीक हो जाएगा या मृत्यु हो जाएगी, मतलब सिचुएशन में बदलाव आना शो करती है। चर का मतलब हो जाएगा, चर राशि है ना। हाँ। चर राशि का मतलब है मूवमेंट होगी, हाँ। सिचुएशन जो की तो नहीं बनी रहेगी, बदलेगी। हाँ बदलेगी। अब स्थिर राशि अगर आपके लगन में आ गई 2, 5, 8 और 11, ये स्थिर राशि है। तो यहाँ पर अगर हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इसका मतलब हेल्थ में सुधार आने की संभावना नहीं है, लंबे समय तक दवाई चलेगी, सिचुएशन वैसे ही रहेगा, स्थिर रहेगा इसी पे। जी। हाँ। अगर आपकी द्विस्वभाव राशि है, 3, 6, 9, 12 की राशि राइज हो रही है, तो यहाँ पर चीजें थोड़े समय तक चल सकती हैं, उसके बाद कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या सिचुएशन होगी। और कई बार क्या होता है कि द्विस्वभाव राशियों में भी हम डिग्रीज को देखते हैं। अगर 0 से 15 डिग्री के बीच में द्विस्वभाव राशि राइज कर रही है, तो इसका मतलब आपकी सिचुएशन जो है वो स्थिर है, क्योंकि आपको पिछली राशि को लेना है। अगर 0 से 15 डिग्री आपकी द्विस्वभाव यानी कि डुअल साइन राइज हो रहा है, तो डुअल साइन से पहले कौन सा आता है? स्थिर साइन आता है। तो इसका मतलब सिचुएशन वैसी ही रहेगी। स्थिर को आप माइंड में लेके चलिए। अगर आपका 15 डिग्री प्लस से लेकर 30 डिग्री के बीच में द्विस्वभाव राशि राइज हो रही है, तब आप चर आ जाएगी, तो इसका मतलब सिचुएशन में बदलाव आएगा, ठीक है। अब आपके पास प्रश्न बहुत किस्म के हो सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन आता है जॉब से रिलेटेड कि भाई मैं मैडम कौन सी चीज का काम करूं, तो यहाँ पर आपको लग्न को आप वही जातक ले सकते हैं और 10th हाउस को यहाँ पर आपको प्राथमिकता देनी है। अब आप देखिए कि 10th हाउस में कौन सी राशि राइज हो रही है। अगर 1, 5, 9 राशियां आ रही हैं, ये होती हैं अग्नि तत्व राशियां, यहाँ पर तत्व को भी देखना होता है। प्रश्न में आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, सब चीजें आपको माइंड में लेके चलनी है। अगर आपके 10th हाउस में जो है 1, 5, 9 अग्नि तत्व राशि राइज हो रही है, तो इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करना चाहिए उसको, ठीक है। और इसका मतलब ये भी हुआ कि कुछ जैसे मिलिट्री डिफेंस से रिलेटेड काम उसको, पुलिस, आर्मी, हाँ, या तो एडमिनिस्ट्रेशन जैसे राजा महाराजा का काम, या फिर आपको कुछ डिफेंस से रिलेटेड काम सूट करेगा। कई बार लोग पूछते हैं कि मैं बिजनेस करूंगा या नहीं। अगर आपके 10th हाउस में 2, 6 और 10 नंबर की राशियां आ रही हैं, ये होती हैं पृथ्वी तत्व राशियां, तो ये शो करती हैं कि आपको बिजनेस ट्रेड का काम सूट करेगा। अगर आपके 10th हाउस में 3, 7 और 11 ये वायु तत्व की राशियां, अगर ये राइज हो रही हैं, तो ये शो करती हैं कि आपको जॉब करनी चाहिए, आपके लिए जॉब का काम सबसे अच्छा रहेगा। वायु तत्व जॉब शो करती हैं। फिर अगर आपके पास वाटर तत्व की आ रही हैं, जैसे 4, 8 और 12, तो ये शो करती हैं कि आपको कुछ टीचिंग का काम या कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड काम, हीलिंग का काम सूट करेगा। तो यहाँ पर भी आप करियर में भी आप बहुत सारी चीजें देख सकते हैं कि जॉब मिलेगी या नहीं। इष्ठाल योग आपका कैसा बन रहा है, आपका 11वें भाव के साथ बन रहा है, तो आपका काम हो जाएगा। उसमें 10वें भाव अच्छा, इसमें इष्ठाल योग भी लगाएंगे। आप ना मूक प्रश्न के भी आंसर दे सकते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ लोग कहते हैं कि आप प्रश्न कुंडली के एक्सपर्ट हैं, तो आप बताइए कि हम क्या पूछना चाहते हैं। आप हमारे बिना पूछे आप बताइए ना। हाँ, तो मेरे जो गुरुजी थे भंडारी जी, वो तो मूक प्रश्न से ही बता देते थे। तो उसमें क्या है, बहुत इजी है। आपने देखना है कि आपका लग्न लॉर्ड कहाँ पर गया हुआ है। जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है, तो उस समय का आप चार्ट बनाइए और देखिए लग्न लॉर्ड कहाँ पर गया हुआ है। एक तो ये तरीका है।
दूसरा तरीका है कि आपका जो चंद्रमा है, उस समय का जो चार्ट है चंद्रमा, उस समय जो भी आपके बाकी के ग्रह हैं, चंद्रमा से +-3 में कौन से ग्रह पड़ रहे हैं, अच्छा, डिग्रीज में, तो आपका उस ग्रह के कारक संबंधित भी प्रश्न हो सकता है। मान लीजिए कि मेरे सामने कोई क्लाइंट आया, उस समय मैंने देखा कि मेरा लग्न लॉर्ड जो है 10वें भाव में है, तो मैंने बोला कि आपका अपने वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है क्या, तो वो बोलेंगे यस। अगर 7वें भाव में है तो रिलेशनशिप, बिजनेस पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। 5वें भाव में है तो संतान से रिलेटेड हो सकता है। 6ठे भाव में है तो कोई दुविधा है, कोई प्रॉब्लम है, कर्ज है, लोन है। उसी तरह आप बता सकते हैं। अब चंद्रमा को आपने देखना है कि मान लीजिए आपका चंद्रमा और शुक्र का संबंध बन रहा है। चंद्रमा आपका 10 डिग्री है, शुक्र आपका 13 डिग्री का है, बाकी सभी ग्रहों का कोई मेल नहीं बन रहा, तो आप कह सकते हैं कि आपका रिलेशनशिप से रिलेटेड या मनी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है। तो जब तक वहां पर आपको ये मूक प्रश्न है, ये मूक प्रश्न है, यहाँ से आप बता सकते हैं। डिग्री से भी देख सकते हैं और लग्नेश को देख सकते हैं कि वो कहाँ पर गया हुआ है। तो ये सक्सेस रेट इसमें होता है? बिल्कुल 100%। अब इसमें कई बार क्या होता है, आपको ये भी देखना होता है कि जो आप, जैसे कि जो एस्ट्रोलॉजर है, उसको प्रश्न चार्ट तभी अटेम्प्ट करना चाहिए जब उसकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीदिंग हो रही हो। स्वर विज्ञान। हाँ, तो इसमें बहुत सारी प्रश्न मार्ग में बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। उसमें ये दिया हुआ है कि अगर आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से उस समय ब्रीदिंग कर रहे हैं तो आपको आंसर बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड जो हमारी होती है वो हमारी चंद्र नाड़ी होती है। चंद्र नाड़ी यानी कि आपकी इंट्यूशन, और जो राइट होती है वो नॉस्ट्रिल आपकी सूर्य नाड़ी है, वो आपकी जो डे टू डे दिनचर्या से रिलेटेड काम है उनके लिए अच्छी है। तो जब आपको प्रश्न चार्ट का उत्तर देना है, जब आपकी लेफ्ट नाड़ी से ब्रीदिंग हो रही है तो आप उस समय अटेम्प्ट कीजिए तो ज्यादा अच्छा है। तो अगर उस समय मान लीजिए राइट नाड़ी चल रही तो उस समय नहीं करना चाहिए? हाँ, तो उस समय आप बोल दीजिए कि अभी मैं नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अच्छा, ठीक है, तो ये भी है। तो उस समय तक तो प्रश्न टाइम बदल जाएगा ना? आजकल क्या होता है, आजकल व्हाट्सएप का जमाना है, तो लोग क्वेश्चन आपको लिख के भेज देते हैं। और इसमें यह है कि कुछ चीज़ों को आपको मद्देनजर रखना है, जैसे इंटेंशन बहुत ज़रूरी है कि कोई आपको टेस्ट ना कर रहा हो, जो पूछने आया हो वो सिंसियर हो, आपको टेस्ट नहीं करने आया और उसको रियली में उस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, वो रियली में उस चीज़ को लेके परेशान है। तो जब आपके पास कोई आता है रियली में क्वेश्चन लेके, तो उस समय कई बार आजकल लोग व्हाट्सएप भी करते हैं, तो आप देखिए कि किस समय पर वो व्हाट्सएप मैसेज आया है, किस डेट को आया है, और जगह आपको वही लेनी है जहाँ पर आप हो, जहाँ एस्ट्रोलॉजर है वो जगह ही लें। अच्छा, वो जहाँ से पूछ रहा है उससे मतलब नहीं, आप अपनी जगह पे ही लें जहाँ पर आपके पास क्वेश्चन पहुँचा है, और जिस डेट को पहुँचा है, जिस समय को पहुँचा है, और जिस समय आपको उसने क्लाइंट ने कांटेक्ट किया, उस समय का टाइम लें और फिर उसके क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं चार्ट बना के। वैसे आप उसके बर्थ चार्ट के साथ भी, उसको भी अगर आप साथ में लेके चलेंगे तो और भी ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि बर्थ चार्ट में आपको दशाएं भी बताती हैं कि इस समय इसकी कैसी दशा चल रही है। तो दोनों चीज़ों को साथ लेके चलेंगे तो और भी अच्छा है। मगर यदि कई बार हम ऐसी स्थिति में नहीं होते, हमारे पास बर्थ चार्ट नहीं है और आपसे कुछ किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि मेरे फलाना बचेंगे या नहीं बचेंगे, ऐसे मेरे को बहुत क्वेश्चंस आते हैं जब लोग बहुत क्रिटिकल होते हैं, उनके जानकार फोन करके बोलते हैं कि बताइए आप चेक करके उनका। हाँ, तो आप क्या करती हो? देखो, उसमें भी प्रश्न चार्ट हम बनाते हैं। अब जैसे किसी ने अपने पेरेंट्स के लिए पूछ लिया, उनके पास पेरेंट्स का बर्थ डिटेल नहीं है, तो ऐसे में जिस समय जैसे चार्ट बन गया, हमारा प्रश्न चार्ट बन गया, तो उस समय हम देखते हैं कि जो लग्न है वो डॉक्टर है। ठीक है, अभी तक तो लग्न आप थे। हाँ, इसमें आप हर क्वेश्चन के लिए अलग से लेना होता है। अच्छा, ठीक है, तो 10th हाउस पेशेंट है, लग्न जो है वो डॉक्टर है। डॉक्टर कितना एफिशिएंट है वो आप लग्न लॉर्ड से देखेंगे। लग्न में शुभ ग्रह हैं तो डॉक्टर एफिशिएंट है, डॉक्टर बदलने की जरूरत नहीं है। 10th हाउस जितना बली है वो शो करेगा, पेशेंट उतना ही आपकी जो आप ट्रीटमेंट दे रहे हो उसको सह सकेगा। 10th हाउस अगर बली है तो पेशेंट अच्छी पोजीशन में है। 4th हाउस जो है आपका ट्रीटमेंट है। ठीक है, पेशेंट के सामने उसका ट्रीटमेंट है और डॉक्टर के सामने डिजीज है। तो 7th हाउस जो है वो डिजीज है पेशेंट का। 6ठे घर को भी डिजीज लेते हैं। अब इससे ये भी आप बता सकते हो कि डिजीज क्या है, ये भी आप प्रश्न कुंडली से बता सकते हैं। आपका लग्न जो है कौन से भाव में गया है। अब यहाँ पर लग्न को आप लग्नेश, हाँ, लग्नेश कौन से भाव में गया है, यहाँ पर लग्नेश को एज अ पेशेंट भी आप ट्रीट कर सकते हैं, मगर जैसे मैंने बताया वो भी ले सकते हैं।
अब आपको ये देखना है कि लगन का स्वामी कौन से भाव में गया है। हर भाव से आपके शरीर के ऑर्गन्स आते हैं। अब अगर आपका लगन लॉर्ड चौथे भाव में गया है तो आपको चेस्ट से संबंधित कुछ उसको दिक्कत हो सकती है। 6th हाउस में गया है तो किडनी, आपकी पाचन क्रिया, उससे संबंधित कुछ दिक्कत हो सकती है। तो हर भाव के कुछ ऑर्गन्स हैं। फिर आप देख सकते हैं कि छठा भाव का स्वामी और 7th हाउस का स्वामी, 6th लॉर्ड और 7th लॉर्ड, वो किस राशि में गए हैं। अब यहाँ पर राशि लेनी है। अच्छा। वो किस राशि में गए हैं तो उस राशि संबंधित भी उसको तकलीफ हो सकती है। ये मैंने लगा के देखा, बहुत सही आता है। अच्छा। हाँ, वहाँ पर आपको राशि गुप्त विद्या है। हाँ, ये गुप्त विद्या है, उसमें कहीं लिखा नहीं है। जिस राशि में 6th और 7th लॉर्ड गए हों उससे उसका पता चल जाएगा किस अंग में है। और अगर आपका चंद्र बहुत बली है प्रश्न चार्ट का तो पेशेंट रिकवर होने की क्षमता अच्छी रखता है। और अगर आपका लग्न लॉर्ड 7th हाउस में आके पीड़ित हो रहा है, 7th हाउस जो है वो डेथ को भी शो करता है। वहां पर अगर नेगेटिव प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, अभी तक तो हमने सुना था कि 8th हाउस डेथ को करता है। 8th हाउस आयु का है, 7th हाउस डेथ को दिखाता है। अब अगर आपके 7th हाउस में पापी ग्रह बैठे हैं तो, और मान लीजिए डुअल साइन है, डुअल साइन मतलब 3, 6, 9, 12 का साइन है और पापी ग्रह बैठे हैं, तो आप ये कह दीजिए कि जो डिजीज देखने में सीधी सादी लग रही है वो है नहीं। डिजीज के सिम्टम्स कम हैं मगर डिजीज गंभीर हो सकती है। उसी तरह अगर आपके राहु केतु आपके 1-7 एक्सिस में आ रहे हैं तो भी पेशेंट की ठीक होने की संभावना कम है। फिर आपको देखना है कि राइजिंग साइन कौन सा है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर 4th हाउस को देखना है। 4th हाउस कितना बली है, ट्रीटमेंट कितना काम कर रहा है, और 10th हाउस का लॉर्ड कितना स्ट्रांग है। अगर वो स्ट्रांग है, वहाँ शुभ ग्रह है, तो पेशेंट ठीक होने की संभावना रखता है। चंद्रमा उपचय साइन में है, चंद्रमा का कमजोर होना यहाँ पर अच्छा नहीं मानते। 6, 8, 12 की स्थिति में या नीच का चंद्रमा कमजोर माना जाता है। तो चंद्रमा आपका यदि उपचय भाव में है, उपचय यानी कि 3, 6, 10, 11, तो बहुत अच्छा है। तो आपके ठीक होने की संभावना ज्यादा अच्छी है। तो इतना एक साथ देखने के लिए तो ये कंप्यूटर से ज्यादा महाकंप्यूटर चाहिए। एक साथ चीजों को एक साथ, इसमें आपको रूल्स को याद करना होता है, टाइम लगता है। मगर आपको यदि रूल्स याद हो जाए तो आप एकदम से इसमें बिल्कुल भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक बार की याद करने का है, उसके बाद आप आराम से बता सकते हैं। कहाँ आप राशि का इस्तेमाल करने लगेंगे, कहाँ उसका दृष्टि का करने के लगेंगे, सब कुछ एक साथ कर पाना। क्योंकि अगला बंदा तो पूछता है कि बताइए बचेगा कि नहीं, ये रोगी बचेगा कि नहीं, तो आपको तो इंस्टेंट डिसीजन देना है। ये बहुत सिंपल तरीका है जो मैंने बताया। वैसे तो रूल्स तो बहुत सारे हैं मगर ये सबसे आसान तरीका है। आप उन भावों की स्ट्रेंथ देख लीजिए, आप वहां से बता सकते हैं। अब अगर 7th और 8th हाउस का संबंध बन जाए या लगन और 8th हाउस का संबंध बन जाए तो भी बचने की चांसेस नहीं रहते हैं, क्योंकि अष्टम भाव मृत्यु का है। तो उसका संबंध अगर बन जाए तो भी चांसेस नहीं रहते हैं। अच्छा, तो क्या हम लोग, एक समस्या जो ज्यादातर औरतों में आती है वो ये आती है कि बताइए कि उपाय क्या करें, तब क्या करेंगे, महामृत्युंजय का जप करें कि क्या करें? हाँ देखो, महामृत्युंजय जप, किसी की अगर मृत्यु के जैसा तुल्य कष्ट है तो महामृत्युंजय का जप करना ज्यादा अच्छा है। उपाय के लिए मैं आपका जो बर्थ चार्ट है वहीं से ज्यादा मैं उपाय प्रश्न कुंडली से देखना, प्रश्न कुंडली से उपाय देने का सेंस नहीं है। आप जो आपका बर्थ चार्ट है वहाँ से उपाय दे सकते हैं। तो उपाय भी आप देती हैं? डेफिनेटली उपाय भी मैं देती हूँ। हाँ। अब देखिए, जैसे कि अब कोई कोर्ट कचहरी वाला केस है, वहां पर आप क्या कीजिए कि आपका जो छठा भाव 6th हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट है, जिसको ज्ञाति कारक बोलते हैं जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में, आप उसके मंत्र करवाइए। अगर आपका कोर्ट कचहरी का क्वेश्चन है या आपका हेल्थ से रिलेटेड प्रश्न है, डिजीज से रिलेटेड प्रश्न है, तो जो आपका ज्ञाति कारक है, जो 6th हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट है, उसके आप मंत्र करवाएंगे। 6th हाईएस्ट डिग्री इन द होल सीक्वेंस। हाँ जी, हाँ जी, ठीक। तो वो रोग कारक ग्रह होता है, तो उसके आप मंत्र करवाइए तो आपको उसमें फायदा होगा। तो यहाँ आपने जेमिनी मिला दिया। हाँ, इसमें आप इस तरह से है ना कर सकते हैं। या आप छठे हाउस के स्वामी के भी मंत्र करवा सकते हैं। 6th हाउस कारक न हो जेमिनी के हिसाब से, ये भी तो हो सकता है। हाँ,
नहीं, आप 6th हाउस के भी लॉर्ड के करवा, देखो मैं एक्चुअली बहुत सारी विधाएं करती हूँ, तो मेरे पास मल्टीपल तरीके हैं जिनसे मैं उनको रेमेडीज दे सकती हूँ। जनता जो चाहती है वो सरल तरीका चाहती है। हाँ, तो आप उनको 6th हाउस के जो स्वामी हैं उनके उपाय करवाइए अगर इस तरह का कुछ मृत्यु तुल्य क्वेश्चन है। अब कई बार क्या होता है, लोगों को मैच का भी होता है कि कौन सी पार्टी मैच जीतेगी। 2 टीम्स हैं, आपको ये देखना है, या अगर आपने कोई आपका मुकदमा चल रहा है किसी का, तो वो देखना चाहते हैं मैं जीतूंगा या नहीं। वो भी बहुत सिंपल है, उसमें आप देख सकते हैं कि जो लग्न है वो आप हैं और 7th हाउस जो है ओपोनेंट टीम है, ओपोनेंट है, ठीक है। तो जो भी इसमें स्ट्रांग होगा उसके जीतने की संभावना यहाँ पर ज्यादा बन जाती है। जिसका सूर्य के साथ संबंध होगा, जिसका दशम भाव के साथ संबंध होगा, उसके जीतने के चांसेस बन जाते हैं। 4th हाउस जजमेंट का है, यदि आपका कोर्ट कचहरी का है तो 4th हाउस से जजमेंट देखी जाती है। तो आप इतना जब जानती हैं तो आप एक ठो किताब क्यों नहीं लिखती प्रश्न कुंडली? नहीं, तो इतना एक साथ आपको उसमें जेमिनी, उसमें ताजिक, उसमें सब कुछ मिला कर अगर आप बोलते हैं तो एक किस तरह से, क्योंकि आपका पॉपुलैरिटी यही है कि आप चीज़ों को सरल कर दे रही हैं, तो उसको एक अच्छा सा एक बुक लिखिए आप, बहुत ज़रूरी है ये। और हमारे जो वाचक हैं, देखने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि ये इनका इतना सिंपल है, तो इसलिए इनको ये बोलिए कि किताब लिखेंगे, क्योंकि इस तरह से कोई बताता नहीं जिस तरह से आप बताती हैं। दिस इज़ वेरी गुड एंड वी आर प्राउड ऑफ दिस होल, आई एम हैविंग यू हियर। तो इसमें प्रश्न कुंडली से हम लोग ज़्यादातर मृत्यु, रोग, विवाह भी देख सकते हैं इससे। जी हाँ, विवाह को भी आप देख सकते हैं, बहुत इजी है इसमें। अगेन आपको लग्न को देखना है और 7th हाउस जो कि विवाह का होता है उसको देखना है। एक समय में 7th हाउस शत्रु का था, एक हाँ, देखो अब प्रश्न तो अलग है ना। हाँ, तो उसमें आपको अलग अलग लेना पड़ेगा। हाँ, चार्ट तो वही 12 भाव हैं, उन्हीं में से आपको एक एक भाव बहुत सारी चीजें बताता है, वो आपको याद करना पड़ेगा। अब लगन यहाँ पर आप खुद हो जाएंगे विवाह के क्वेश्चन में, और 7th हाउस आपका विवाह हो जाएगा। अगर लग्नेश 1st हाउस का लॉर्ड और 7th हाउस का लॉर्ड, इनका आपस में इष्ठाल योग बनता है तो मैरिज होएगी। अब क्वेश्चन आता है कि क्या मैं इस जातक से या जातिका से मैरिज कर सकता हूँ, या मेरी मैरिज होने की संभावना है साल भर के अंदर। तो आप देखिए 1 और 7 हाउस का संबंध, या चंद्रमा का 7th हाउस के साथ संबंध, तो भी मैरिज हो सकती है। या लगन का 12वें भाव के लॉर्ड के साथ संबंध, तो भी मैरिज होने के चांसेस बन जाते हैं। 12वें भाव से? हाँ, 12वें भाव को भी मैरिज के लिए लिया जाता है। बेड प्लेसेस वाला। हाँ, तो उसका अगर संबंध आ रहा है। अब कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि क्या ये रिश्ता मेरे लिए अच्छा है, मैं यहाँ पर मैरिज कर लूँ। तो आप वहाँ पर मैच मेकिंग तो करेंगे, 2 चार्ट्स का आप देखेंगे कि यहाँ पर कितना उनका अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। उसके अलावा आप प्रश्न कुंडली से एकदम से बता सकते हैं। प्रश्न कुंडली में यदि आपका सूर्य और शुक्र अच्छी स्थिति में है तो लड़का लड़की दोनों खुश रहेंगे। इष्ठाल योग बन रहा है, और सूर्य पुरुष के लिए है और शुक्र जो है स्त्री के लिए। दोनों अगर पीड़ित नहीं है तो दोनों खुश रहेंगे। यदि एक पीड़ित है तो उनमें से एक इस मैरिज में खुश नहीं रहेगा। अगर आपके अष्टम भाव में ग्रह हैं तो ये नेगेटिव है, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है वो विवाह, डाइवोर्स को दिखाता है, सेपरेशन को दिखाता है। तो यहाँ पर आप कह दीजिए कि यहाँ पर मैरिज मत कीजिए, क्योंकि अष्टम भाव में खास तौर पे अगर शुक्र या चंद्रमा पीड़ित हो जाएं, या अष्टम भाव में कोई नीच के ग्रह बैठ जाएं, या अष्टम भाव में जो भी ग्रह बैठे हुए हैं उन पे किसी मेलेफिक प्लैनेट की दृष्टि आ रही है, तो आप ये कह सकते हैं मैरिज लंबी नहीं चलेगी, यहाँ पर आप मत कीजिए। कई बार क्या होता है कि चंद्रमा ही पीड़ित हो जाता है, तो वो भी अच्छा साइन नहीं है। अगर आपका 4th हाउस का स्वामी आपके 7th हाउस के साथ संबंध बना ले, तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत रहेगी मैरिज में, इंटरफेरेंस बहुत रहेगी, तो मैरिज में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो 7th भाव में केवल शुभ ग्रह हों और शुभ ग्रहों से दृष्ट हों तो अच्छा है, और अष्टम भाव में, छठे भाव में, 12वें भाव में कोई ग्रह ना हो प्रश्न कुंडली में तो ये अच्छा है, और इष्ठाल योग बनता हो तो आप मैरिज के लिए यस बोल सकते हैं। शुक्र और गुरु भी पीड़ित ना हो, अस्त ना हो, हाँ, अस्त ना हो तो मैरिज डेफिनेटली हो जाएगी। आपका जो सबसे अच्छा कमेंट पिछले वाले पॉडकास्ट में हम लोगों का था, बहुत पॉपुलर जो हुआ, वो ये था कि हम जो आपने कहा था ना कुंडली मिलान, तो आपने उसको बहुत अच्छी तरह से समझाया। कुंडली मिलान
बहुत 30% तक ही मानना चाहिए, उसके बाद और चीजें हैं। हाँ जी, तो डेफिनेटली। ये बहुत लोग हमसे पूछ रहे थे, आपका नंबर मैं 2-3 लोगों को दिया, उन्होंने पूछा भाई ये तो हम लोग तो कुंडली मिलान करके ही कर लेते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है इसके बाद क्या प्रश्न कुंडली से इसको वेरीफाई नहीं करना चाहिए? बिल्कुल कर सकते हो। देखो, मेरे पास जब कुंडलियाँ आती हैं मैचिंग के लिए, मैंने कम से कम 9-10 मैरिजेस करवाई हैं इसी तरह से, मैच मेकिंग से। तो सबसे पहले तो मैं उनका कुंडली मिलान करती हूँ, और कुंडली मिलान में भी सबसे पहले तो ये देखना है कि क्या इनकी शादी होने का योग है, वो भी हम देख सकते हैं। कुंडली मिलान से पहले आप तो ये देखिए कि क्या ये एक दूसरे के वर वधु बनने का योग रखते हैं। हाँ। अगर उसमें यस आ रहा है फिर आप कुंडली मिलान कीजिए। कुंडली मिलान के एक तो आप अष्टकूट गुण मिलान करते हैं, वो आप देखने के बाद समझ लीजिए इसको 20% प्राथमिकता देनी है। फिर आप दोनों के ग्रह मिलाइए, बुध से बुध कितना बैठा है, आपस में कितनी बातचीत करेंगे, शुक्र से शुक्र कितना दूर बैठा है, आपस में रिलेशनशिप कैसा होगा, ठीक है, गुरु से गुरु कैसा बैठा है, संतान सुख कैसा होगा। उसके बाद आप दोनों के जो मेन चार्ट हैं, D1 चार्ट, उनको मिलाने के बाद उनके नवाम चार्ट को मिलाइए। नवाम चार्ट से पता चलेगा कि मैरिड लाइफ कैसी होगी, कितना सुख मिलेगा, कितना अच्छा आप मैरिज को निभाओगे, आपका पार्टनर आपका अगर वाइफ या हस्बैंड बनता है तो किस तरह से आपकी मैरिज को वो निभाएगा। तो नवाम चार्ट की मैचिंग के बाद फिर आप जो है तो नवाम चार्ट में अष्टक वर्ग। अच्छा, उसमें नवाम चार्ट में क्या मैचिंग करते हैं? नवाम चार्ट में आप देखते हैं कि दोनों का चार्ट आपने बनाया, लड़के का 7th हाउस का स्वामी लड़की के 7th हाउस में कहाँ जा रहा है, लड़के का लगन लॉर्ड लड़की के लगन मतलब D9 में कहाँ पर बैठा है, वही चीज लड़की के लगन और 7th लॉर्ड को इधर लाके देखना है, ठीक है। अच्छा। उसके बाद आपको देखना है कि मंगल और शुक्र लड़के का लड़की के मंगल और शुक्र से कितने भावों के फासला रखता है, ठीक है। फिर आपको 4th हाउस को देखना है कि लड़के का 4th हाउस का स्वामी लड़की के D9 में 4th हाउस में कहाँ जा रहा है, लड़की का 4th हाउस का लॉर्ड लड़के के D9 में कहाँ पर जा रहा है, लड़के का लग्न लॉर्ड लड़की के D9 में कहाँ जा रहा है, उसी तरह उसका लग्न लॉर्ड यहाँ कहाँ जा रहा है। उसके बाद फिर आपको देखना होता है अष्टक वर्गा मिलान। अष्टक वर्गा से भी आप देख सकते हैं कि चंद्र का भिन्न अष्टक वर्गा में आपको कैसा स्कोर मिल रहा है। अब जैसे कि लड़के की राशि जो है मान लीजिए वृश्चिक है, चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, और लड़की का जो चंद्रमा है वो आप मान लीजिए कि 2 नंबर वृष राशि में है। तो अब आप देख लीजिए कि लड़के का जो चंद्रमा का भिन्न अष्टक वर्गा है उसमें वृषभ राशि को कितना स्कोर मिला है। अगर कम स्कोर है तो ठीक नहीं है। और लड़की की जो चंद्रमा का भिन्न अष्टक वर्गा है उसमें देख लीजिए वृश्चिक राशि को क्या स्कोर मिला है। तो दोनों की जो भी राशि लॉर्ड है उनको अच्छा स्कोर मिला होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव है। उसी तरह शुक्र का जो भिन्न अष्टक वर्गा का चार्ट होता है उससे 7th हाउस में आप देखिए क्या स्कोर है, कौन से ग्रह स्कोर दे रहे हैं। जो ग्रह स्कोर दे रहे हैं वो एक दूसरे के राशि स्वामी हैं, तो ये आपका जो फिजिकल कंपैटिबिलिटी है वो अच्छी होगी। बहुत सारी चीजें हैं। फिर आप कक्षा से भी मिलान कर सकते हैं। अरे लोग पागल हो जाएंगे कक्षा से मिलान इतना। मैं पूरा 1 घंटा लगाती हूँ। हाँ। उसके बाद फिर मैं एंड में न्यूमरोलॉजी भी यूज करती हूँ। फिर उसके बाद A B C मेरे पास बहुत सारे आ जाते हैं, इस तरह से A आ रहा है, इस तरह से B आ रहा है। फाइनली मैं देखती हूँ A कितने आ रहे हैं, उसके बाद फिर मैं अपनी वर्डिक्ट देती हूँ कि हाँ यहाँ पर आप कर सकते हैं, ये ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इतना तो कोई कक्षा तक तो कोई जाता नहीं है। नहीं, मैं कक्षा, भिन्न अष्टक वर्ग, नवांश, कुंडलियाँ, D1 चार्ट और जो अष्टक कूट है वो सारा मिला के ही देती हूँ। फिर अगर कई बार कंफ्यूजन तो भी प्रिवेल करे, वैसे होता नहीं है, वहीं क्लैरिटी मिल जाती है, तो फिर मैं प्रश्न कुंडली बना लेती हूँ। अब कई बार ऐसे भी लोग आते हैं, कहते हैं मैडम हमारे पास बर्थ चार्ट कुछ नहीं है, आप किसी और तरीके से चेक करके बता दीजिए। ऐसे भी मेरे पास आते हैं चार्ट्स, तो फिर प्रश्न कुंडली बना लेती हूँ उस समय की, जब वो मेरे को कांटेक्ट करते हैं तो उससे पता चल जाता है कि यहाँ पर मैरिज होने का योग अच्छा है कि नहीं है। अच्छा, आपने अभी गलती से ही सही जैसे कहा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। हाँ। तो बताइए कौन जीतेगा इस इलेक्शन में, कौन हारेगा? देखो, इसके लिए ना प्रश्न कुंडली आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन होना चाहिए कि क्या बीजेपी जीतेगी कि नहीं, या कांग्रेस जीतेगी या आप पार्टी। आपके पास क्वेश्चन पहले बहुत क्लियर हो, इंटेंशन बहुत क्लियर हो,
और हाँ, ये बात सच है कि हाँ। हमारा कोई इंटरेस्ट, और ये फिर तो आपको टेस्ट करने का था। हाँ, नहीं पता चल जाता है। मैच की मेरी बहुत सारी प्रिडिक्शन सही हुई हैं। हाँ। मैच का हम लोग करते होते हैं, हमारा ग्रुप बना हुआ है एस्ट्रोलॉजी का, उसमें हम लोग प्रश्न चार्ट डालते हैं। मैच के लिए वैसे प्रश्न चार्ट से भी ज़्यादा जिस समय टॉस होता है, जो टॉस विनिंग टीम है उसको आप लग्नावत कर दीजिए, उसको लग्नेश मान लीजिए, और जो टॉस लूजिंग टीम है उसको 7th हाउस मान लीजिए। तो फिर देख लीजिए दोनों में कौन बली है, वो टीम जीत जाती है। तो उसके लिए तो इस तरह से प्रश्न कुंडली बनाई जाती है। नहीं तो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी आप प्रश्न कुंडली से देख सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने बहुत क्लियर होना चाहिए कि क्या मैं चाहता हूँ ये पार्टी जीतेगी या नहीं, उस तरह से आपके पास क्वेश्चन बहुत क्लियर होना चाहिए। उसके बाद फिर उस पार्टी को आप लग्नावत कर दो, और उसके सामने जो भी ऑपोजिशंस हैं, अगर वो पार्टी स्ट्रांग है तो आप कह दीजिए कि हाँ ये पार्टी जीतेगी। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। दूसरे तरीके भी हैं, कई लोग ये भी बता देते हैं कौन सी पार्टी कितने वोट जीतेगी। वो टेक्निक मेरे पास नहीं है। मैं प्रश्न चार्ट से बता सकती हूँ कि आपके मन में जो भी पार्टी है कि क्या वो जीतेगी या नहीं। हाँ, लोग सीटें तक प्रेडिक्ट करते हैं कि इतनी सीट मिलेगी, ये सब तो वो उनकी अपनी रिसर्च वर्क है, ऐसा कुछ हमारे एस्ट्रोलॉजी में नहीं है। वो खुद का उनका रिसर्च वर्क उन्होंने डेवलप किया हुआ है, जिससे वो इस तरह से बता सकते हैं कि इस पार्टी को इतनी सीट मिलेगी, इसको इतनी। उसके लिए फिर आपको देखो, अगर आपको और डिटेल में इलेक्शंस का बताना है तो आपके पास जो उनके विनिंग कैंडिडेट्स हैं, जैसे बीजेपी के मोदी जी हो गए, कांग्रेस के राहुल हो गए, आपके हो गए ये केजरीवाल जी, इन सब का बर्थ डिटेल्स आपके पास हैं, एग्जैक्ट बर्थ डिटेल्स हैं, तो आप उनके चार्ट बना लीजिए। तो आप उनके बारे में बता सकते हैं कि उनके लिए ये इलेक्शंस कैसे रहेंगे। खाली एक ही चार्ट से बताना भी आसान सही है, लॉजिकल भी नहीं। आपको पार्टी का भी चार्ट बनाना पड़ेगा। पार्टी जिस दिन फॉर्म हुई थी ना, उस दिन का आपके पास चार्ट होना चाहिए हर पार्टी का। तो आप देख लीजिए कौन सी पार्टी का चार्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, तो वो पार्टी के जीतने की ज़्यादा क्षमता है। और उस पार्टी का जो भी लीडर है, क्या वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। 2-3 अगर कैंडिडेट्स हैं तो आपको सबके चार्ट्स देखने पड़ेंगे, सबसे स्ट्रांग किसका आ रहा है। तो पार्टी का चार्ट होना भी ज़रूरी है, उसके जो भी पीएम एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैं उनके भी चार्ट्स होने जरूरी हैं। और प्रश्न में तो आपको बता दिया, स्पेसिफिक क्वेश्चन का ही आंसर मिलेगा कि ये बंदा जीतेगा या नहीं। तो इस तरह से। तो आप बताइए किताब कब लिख रही है? बहुत जल्दी। नहीं, बहुत जल्दी। सही दशा की वेट कर रही हूँ, अगले साल लिखूंगी। हाँ बिल्कुल, हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे जितने ऑडियंस हैं वो बहुत कहते हैं कि उनको बोलिए किताब। और हमारा दोस्त एक हैं, वो पब्लिकेशन में भी हैं, तो वो कहते हैं इनको कहिए किताब लिखें और उस किताब को हम लोग पब्लिश करेंगे। क्योंकि देखिए इस तरह से, जिस तरह से आप, इन लोगों को भी जो एस्ट्रोलॉजी में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन इन लोगों को थोड़ा बहुत तो दिमाग में घुसा होगा। तो इसलिए मेरा यही आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप कुछ न कुछ करिए, लिख जाइए, नहीं तो बेकार है जी। और नहीं, ये रिकॉर्ड तो हम आपको दे ही देंगे, आपके पास रहेगा ही। तो इस तरह से आप इसी से एक बुक बना सकती हैं। अगर आपने 10-5 बार हम लोग के साथ किया तो उसको हम आपको कैसेट सब दे देंगे, लेकिन प्लीज डू इट। इट इज गोइंग टू हेल्प द पीपल टू अंडरस्टैंड एस्ट्रोलॉजी। और फ्रेंडली जेस्चर है टुवर्ड्स एस्ट्रोलॉजी। वो जो पंडित जी काला टीका लगा के और शनि आ गया है, शनि भारी है, वो डरा के रखते हैं। ये डराऊ एस्ट्रोलॉजी आप नहीं सिखाती हैं, मित्रवत सिखाती हैं। हमने बहुत लोगों से मिलते हैं, लेकिन किसी को इतना, योर माइंड इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड अबाउट इट। बहुत उन लोगों का इतना कॉम्प्लिकेटेड रहता है कि वो पहले आप कोई बात शुरू करने से पहले आपसे ही प्रश्न पूछेंगे, तो मज़ा नहीं आता उसमें। बट यू हैव अ स्पेसिफिक नेचर कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर करती हैं, दैट इज़ वेरी गुड। धन्यवाद, आपका यहाँ आना बहुत अच्छा लगा। एंड इट इज़ ऑलवेज एक्साइटिंग फॉर अस टू शेयर थॉट्स ऑन एस्ट्रोलॉजी एंड दिस गूढ़ विद्या के रहस्य को आप अगूढ़ कर देती हैं, बहुत अच्छी बात है। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड भी करें, जैसे इनका ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों का नाम हो सके और सब लोगों को पॉपुलरिटी मिल सके। तो इसके साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ कीप अस इन लूप ऑलवेज। जो भी हम लोग आपसे डिस्कस करते रहेंगे, तो इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। थैंक यू।